भाई साहब नमस्कार, हाँ जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी भाई। वैसे हमने आपको बताया नहीं कि हम सर छोटू राम के बारे में आज की अभी चर्चा अपनी करने वाले हैं। ठीक है। मैंने आपसे वैसे डिस्कशन नॉर्मल इस चीज़ पे मेरे बातचीत हुई तो मैंने आपसे वैसे किया था। तो पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि वाई वी शुड कंसिडर एज एन यू एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। देखो, वैसे तो कोई भी आदमी इस संसार में किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होता। कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम किसी भी सब्जेक्ट की अथॉरिटी हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि अच्छा, फिर वैसे भी मैं सिख हो गया तो फिर सिख का मतलब ही स्टूडेंट है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई आदमी 10 किताब पढ़ ले किसी सब्जेक्ट के ऊपर तो उसको थोड़ा बहुत माड़ा मोटा ज्ञान उस सब्जेक्ट का हो जाता है। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। तो जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी कथा जो है वो अनंत होती है। तो सर छोटू राम जी के बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट वो हो जाता है, जिसमें पूरा पंजाब, फिर पंजाब के साथ ब्रिटिश इंडिया, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी पड़ेंगी, तब जाके सर छोटू राम जी समझ में आते हैं। मेरा छोटा सा दावा इस वजह से है कि सर छोटू राम जी एक अखबार चलाते थे, जाट गजट। तो ये अखबार सर छोटू राम जी ने 1916 में शुरू किया था और 1945 में 9 जनवरी 1945 में सर छोटू राम जी की डेथ हुई। तो इस अखबार की मेरे पास कंप्लीट फाइल्स हैं 21 ईयर्स की। हालांकि अखबार तो लंबा चला, ये और भी चला, 47 तक चला, उनकी डेथ के बाद तक चला। लेकिन इस अखबार की मेरे पास जो है वो 21 साल की फाइल्स इकट्ठी करने में मुझे कामयाबी मिली। वो उर्दू में हैं ये फाइल्स, वीकली न्यूज़पेपर था। इन फाइल्स को मैंने स्टडी किया है। तो ये प्राइमा फेसिया मेरे पास ये है, मतलब प्राइमरी सोर्स है मेरे पास ये सर छोटू राम जी को समझने के लिए। और ये पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्स किसी के पास नहीं हैं, क्योंकि जिस सोर्स से मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो उन्होंने अपने तक ही सीमित इनको रखा हुआ था। तो ये है वीर जी कि सर छोटू राम जी के बारे में जो मुझे छोटी मोटी जो नॉलेज हुई है वो एक तो बुजुर्गों से हुई, जो सर छोटू राम जी के समय में थे उनसे भी मेरी वार्ता हो जाया करती। मेरा इंटरेस्ट भी रहा इस सब्जेक्ट पर। इसी से एक सवाल निकल के आता है कि जैसे आपके पास वो सारी फाइल्स हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा, तो चलो ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर जो निकालते थे उसमें तो वो विभिन्न मुद्दों पे अलग अलग चीज़ों पे बातचीत करते होंगे, अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते होंगे या ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे। लेकिन आपने दूसरी किताबें पढ़ी होंगी, उनसे आपको समझ में आएगा। तो अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है जो उनका परिवार है, वो उनकी जो पीढ़ी चलती आई है, उन्होंने उनमें से एक शख्स ने एक इंटरव्यू अभी दिया है और उनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे बातचीत उस इंटरव्यू में भी हुई है। मैं एक बार क्लैरिटी के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ दो चार बातें कि पहली चीज़ तो क्या सर छोटू राम जो थे वो आर्य समाजी थे, और दूसरी, सर छोटू राम को सर की उपाधि किसने दी, कब दी, क्यों दी? देखो, जो इंटरव्यू आपने सुना वो वीरेंद्र डूमर खां जी, जो सर छोटू राम जी के नाती हैं, उनके बेटे का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हिसार में, उनका इंटरव्यू आपने सुना। अच्छा, उस इंटरव्यू में अब बात यह है कि देखो, सर छोटू राम जी की जब डेथ हुई तो खिज़र हयात खां टिवाना साहब ने सर छोटू राम जी की जो धर्मपत्नी थी उनसे ये पूछा, माता जी से, कि इनका दाह संस्कार हम कहाँ करें। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो मुझे अपने चौधरी की शक्ल दिखा दो, मैंने तो आज तक इनकी शक्ल ही नहीं देखी है। माने सर छोटू राम जी अपने मिशन में इतने लगे रहते थे कि वो परिवार को टाइम ही नहीं दे पाते थे। तो जिसकी वजह से उनकी जो धर्मपत्नी थी वो सर छोटू राम जी के जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाई। और अक्सर ऐसा हुआ है कि औरतें जो होती हैं
वो ज़रूरी नहीं होता कि जिस मिशन के ऊपर आदमी चल रहा हो उस आइडियोलॉजी को समझ पाए। मियाँ सर फजल हुसैन साहब की भी जो घरवाली थी, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, वो भी नहीं समझ पाई थी उनकी आइडियोलॉजी को। तो अब वी.एन. रॉय साहब ने जो है ना वो दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में, जो हरियाणा के डीजीपी भी रहे, एडीजीपी भी रहे और नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के भी वो डायरेक्टर रहे, तो उन्होंने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्रेंस हुई थी करीबन 1 साल पहले। उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सर छोटू राम जी के पास एक बार शिकायत आई थी कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उसने कुछ पैसे भी ब्याज पर दे दिए थे। तो वो जो विक्टिम था जिसको पैसे ब्याज पर दिए थे, वो उनके पास आया सर छोटू राम जी के पास कि जी इतने रुपए आपकी घरवाली ने मेरे को, जो है माता जी ने मेरे को ब्याज पे दे रखे हैं। जबकि सर छोटू राम जी की लड़ाई तो सूदखोरी के खिलाफ थी। तो अब जो माता जी थी, अब उनका नाती है वीरेंद्र सिंह डूमर खां जी, तो वो सर छोटू राम जी के संस्कार नहीं वहाँ ट्रैवल कर रहे। मैंने जो खिजर हयात खां टिवाना साहब, जो सर छोटू राम जी ने जिनको पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनाया था सर सिकंदर हयात खान साहब की डेथ के बाद 1942 में, तो उनके परिवार में जो उनकी पुत्र वधू है रूबीना टिवाना, क्योंकि खिजर हयात खां टिवाना साहब का जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनसे मैंने पूछा रूबीना उस ग्रेट ग्रैंडसन के मदर से, तो उन्होंने पूछा कि सर छोटू राम जी की फैमिली क्या कर रही है। तो मैंने कहा जी वैसे तो सर छोटू राम जी की फैमिली जो है ना पूरा पंजाब ही है, क्योंकि सर छोटू राम ने इसी वजह से दूसरी मैरिज नहीं की थी कि उनको कहा भी कि आप दूसरी मैरिज कर लो, आपको लड़का हो जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि भाई वो बच्चा उनकी फर्स्ट वाइफ से नहीं, मतलब माता जी से नहीं हो रहा था कोई आगे। तो उन्होंने कहा, और 2 ही बेटियाँ थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा पंजाब ही मेरा बच्चा है, जो जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, जो मेरी आइडियोलॉजी को लेकर चलेगा वही मेरा बेटा होगा, जो मेरा मानस पुत्र होगा। तो इस वजह से रूबीना टिवाना जी से जो है उन्होंने मेरे से पूछा कि उनकी फैमिली क्या कर रही है। मैंने कहा जी पूरा पंजाब वैसे तो फैमिली है, लेकिन उनके जो नाती हैं वीरेंद्र डूमर खां साहब, वो इस टाइम बीजेपी में हैं, वो उस टाइम बीजेपी में सेंटर में मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ये वो आइडियोलॉजी है सर छोटू राम जी की, अगर उस सही आइडियोलॉजी को लेकर अगर चलते तो वो देश के प्रधानमंत्री होते, अपने दम पर होते। माने इतनी श्रद्धा है लोगों में उस आइडियोलॉजी को लेकर। इन्होंने कभी बीजेपी ज्वाइन कर ली, कभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये दावा नहीं कर सकते कि हम सर छोटू राम जी के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। बायोलॉजिकली आप किसी भी परिवार से हो सकते हो, लेकिन असल चीज़ तो आइडियोलॉजी है। फिर इनके अभी जो है वो जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो आईएएस भी रहे, तो उनका मैं एक इंटरव्यू सुना, मैंने भी सुना, आपने भी देखा। उन्होंने कहा जी सर छोटू राम जी तो पक्के आर्य समाजी थे। अब इनसे ये पूछो भाई आप ये बताओ कि पक्का और कच्चा क्या होता है। अब हुड्डा फैमिली भी ये दावा करती है कि भाई वो भी आर्य समाजी है। अब दीपेंद्र हुड्डा जी तो वहाँ गए हमारे भाई राम मंदिर में, जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था, तो ये तो सरयू नदी में गोता लगा के आए हैं, वहाँ राम के आगे, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के आए हैं ये। अच्छा, इसी तरीके से जयंत चौधरी भी दावा करता है जी हमारी फैमिली भी, चौधरी चरण सिंह की फैमिली भी आर्य समाजी है। वो भी बीजेपी को उसने ज्वाइन कर लिया। तो और बीजेपी जो है वो बुत परस्तों की पार्टी है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले लोगों की आइडियोलॉजी को मानने वालों की पार्टी है। तो अब आर्य समाजी तो हुड्डा परिवार भी कह रहा है जी हम हैं, लेकिन किस किस्म के आर्य समाजी हैं वो भी देखना पड़ेगा। अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब भी कुंभ के मेले में स्नान करके आए, तो वो क्या दावा कर देंगे जी हम आर्य समाजी हैं। माने आर्य समाजी। और अच्छा, अब ये कह रहे हैं ब्रजेंद्र जी वो तो सर छोटू राम जी तो पक्के आर्य समाजी थे। अब इनसे ये पूछो भी पक्का और कच्चा होता क्या है। क्या सर छोटू राम जी ने संस्कृत की वकालत की? उन्होंने कहा जी वो पक्के आर्य समाजी थे। पक्का आर्य समाजी तो संस्कृत की वकालत करेगा। सर छोटू राम जी ने अखबार चलाया उर्दू में, उन्होंने कोई हिंदी में भी नहीं चलाया, संस्कृत में भी नहीं चलाया। सर छोटू राम जी ने जो जाट स्कूल खुला रोहतक में, तो उस स्कूल का नाम सर छोटू राम जी किलवाट स्कूल रखना चाह रहे थे उस जमाने में, चौधरी सर छोटू राम जी और चौधरी लालचंद बालोटिया जी। वो तो बीच में
और किलवट जो था उस टाइम रोहतक का डिप्टी कमिश्नर था। तो उस डिप्टी कमिश्नर से गुडविल हमारी अच्छी हो जाएगी, एक रेपो अच्छी हो जाएगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, जिससे ब्रिटिश जो राज है उसकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज किया जा सकेगा एजुकेशन में। जो है हरियाणा या पंजाब के लोगों को एजुकेशन दिलाने के लिए, या इस खित्ते के लोगों को, अम्बाला डिवीज़न के लोगों को एजुकेशन दिलाने के लिए। तो सर छोटू राम जी तो उसका नाम भी किलवट स्कूल रखना चाह रहे थे। वो बीच में ऐसे झगड़े पड़ गए, आर्य समाज जी बोले नहीं जी इसका नाम हम वैदिक संस्कृत स्कूल रखेंगे। फिर सर छोटू राम जी ने कहा यार देखो ना तुम्हारी ना हमारी, इसका नाम रखो जाट वर्नाकुलर स्कूल। फिर उन्होंने कहा नहीं जी इसका नाम रखो जाट संस्कृत वर्नाकुलर स्कूल। आर्य समाजी जो ब्लॉक था जिसमें हुमायूंपुर से थे चौधरी बलदेव सिंह जी, उन लोगों ने कहा। तो इसका नाम फिर इसका नाम रखा जाट संस्कृत वर्नाकुलर स्कूल। माने सर छोटू राम जी पक्के आर्य समाजी होते तो इसका नाम किलवट स्कूल रखने की नहीं सोचते, इसका नाम में फिर वो जाट भी रखने की नहीं सोचते, क्योंकि आर्य समाजी वर्ण को मानता है, जाति को नहीं मानता। और फिर इसका नाम जो है ना, फिर इसकी मान्यता रद्द हो गई थी असहयोग आंदोलन के टाइम में। फिर सर छोटू राम जी ने इसका नाम रखा जाट हीरोज़ मेमोरियल स्कूल। वो हीरो जिनकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए, जो जाट फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में ये जाट हीरोज़ मेमोरियल स्कूल बना। तो अच्छा, इसमें उन्होंने फिर मास्टर बलदेव जी को हटाया और वो बंगाल से मिस्टर सान्याल को एज ए प्रिंसिपल लेकर आए, जो इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी बहुत शानदार थी। तो अगर वो आर्य समाजी होते तो यहाँ मिस्टर सान्याल को क्यों लेकर आते, इसका नाम किलवट साहब के नाम पर क्यों रखने की सोचते। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आर्य समाजी तो कह रहे हैं जी हमने तो, दयानंद ने तो पहली अलख जगाई थी देश में स्वदेशी की। तो सर छोटू राम जी जो है उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्यों भर्ती करवाया फिर फौजियों को। माने जहाँ आर्य समाजी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं उनकी थीसिस के हिसाब से, हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन चलो उनकी मान लेते हैं हम। इनिशियल फेज़ में तो आर्य समाज ब्रिटिश राज के कोलोबरेट करके ही काम कर रहा था, लेकिन फिर सर छोटू राम जी बरतानिया फ़ौज में जाटों की भर्ती करवा रहे हैं। सर छोटू राम जी इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं। सर छोटू राम जी जो है उन्होंने एक मुसलमान के साथ पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मियाँ सर फजले हुसैन साहब के साथ, जबकि आर्य समाजी तो मुसलमान से जो है नफ़रत करते हैं। उनकी सत्याग्रह प्रकाश में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है मुसलमानों के खिलाफ। उनकी फिर जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत थी, उसी वजह से आर्य समाज के कई लीडर्स का मर्डर भी हुआ, जैसे शरदानंद जी का मर्डर हुआ और कई मर्डर हुए। हरियाणा में भी मर्डर हुआ, जो भगत फूल सिंह जी का मर्डर हुआ, वो मुसलमानों ने किया, क्योंकि ये मुसलमानों के। राजपाल का मर्डर हुआ, राजपाल एंड सन्स एक पब्लिकेशन भी है, तो जो चलाता था राजपाल आर्य समाजी था, उसका मर्डर हुआ। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आर्य समाज की जो थीसिस है, आर्य समाजी जो थे वो मुसलमानों के खिलाफ थे। लेकिन सर छोटू राम तो एक मुसलमान के साथ पार्टी बना रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद सत्याग्रह हुआ बिफोर 47, जिसमें हैदराबाद का जो नवाब था वो हिंदू कह रहे थे, आर्य समाजी कह रहे थे जी वो हिंदुओं को परेशान कर रहा है। तो उसके खिलाफ आर्य समाज ने एक बड़ा आंदोलन हैदराबाद में खड़ा किया। तो हरियाणा से भी, माने पंजाब से भी जो आर्य समाजी थे वो हैदराबाद पहुंच गए। सर छोटू राम जी ने उस टाइम जाट गजट में ये लिखा है अपने अखबार में। देखो जाट गजट जो है ना वो रिफ्लेक्शन है उनकी आइडियोलॉजी का। तो आपने कहा भाई नहीं जाट गजट नहीं, वो उनके रिफ्लेक्शन है। वो जो सर छोटू राम जी की आइडियोलॉजी थी वो उनकी आइडियोलॉजी का मुख पत्थर है, उनकी आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है जाट गजट में। सर छोटू राम ने कहा, जाट गजट में लिखा कि मैं अपने 20 साल के तजर्बे से ये कहता हूँ कि जाटों तुम जो है वहाँ मत जाओ हैदराबाद में। और हैदराबाद में पूरा आर्य समाज गया हुआ है। सर छोटू राम कह रहे हैं वहाँ मत जाओ। उसके बाद हैदराबाद में जब सर छोटू राम ने देखा कि ये जाट तो बोड़े हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं और बहकावे में आ रहे हैं, यूनियनिस्ट पार्टी की जो सेकुलर आइडियोलॉजी है उसका नुकसान इससे हो रहा है, तो उन्होंने सर सिकंदर हयात खान साहब को कहा कि भाई तुम समझाओ इसको, हैदराबाद के नवाब को,
कि ये इनकी जो है कुछ बातें मान ले और ये ख़त्म करे इस आंदोलन को, नहीं तो हमारा नुकसान होगा यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी का, इसका पंजाब पे प्रभाव आने लग गया है। तो सर सिकंदर हयात खान साहब ने जो है वो बात की हैदराबाद के नवाब से, वो मान गया। हैदराबाद आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया, वो जो मूवमेंट थी हैदराबाद के आर्य समाजियों की, ख़त्म हो गई क्योंकि नवाब साहब ने ये बात मान ली। उसके बाद नवाब ममडोट जो थे पंजाब में, उन्होंने एक पार्टी दी, मतलब हैदराबाद आंदोलन के ख़त्म होने की खुशी में एक पार्टी नवाब ममदोत ने एक दावत दी। उस पार्टी के अंदर पूरे पंजाब से एक ही हिंदू शामिल हुआ, मतलब सो कॉल्ड जिसको हम कह सकते हैं कि भाई वो हिंदू थे, मतलब नॉन मुस्लिम हिंदू, अब हम समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो जाट का हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। तो वो सर छोटू राम जी थे। अच्छा, उस पार्टी के अंदर गाय का मांस परोसा गया था, तो सर छोटू राम जी गए। सर छोटू राम जी से बाद में पत्रकारों ने सवाल पूछा, जी आप उस दावत में क्यों शामिल हुए जहाँ गाय का मांस परोसा गया था? तो सर छोटू राम ने कहा, भाई मैं उस टेबल पर नहीं था जिस टेबल के ऊपर गाय का मांस था। माने आर्य समाजी क्या इस किस्म का होता है। अब उनका जो पोता है, जो नाती है, जो है ब्रजेंद्र सर छोटू राम जी का, वीरेंद्र साहब का बेटा, वो कह रहा है जो पक्के आर्य समाजी थे। अब उनसे ये पूछो भी पक्का आर्य समाजी होता क्या है? क्या उस पार्टी में जहाँ गाय का मांस परोसा गया, उस पार्टी में जाने वाला ना खाई उसने, वो दूसरी मेज के ऊपर थे, दूसरी टेबल पर थे, वो आर्य समाजी है। तो इन लोगों को जो है ना, अभी सर छोटू राम जी की जो कोठी थी लाहौर में, वो कोठी जो है वो तोड़ दी गई है क्योंकि उनको नॉलेज थी नहीं, वो कोठी टूट गई। तो उस कोठी में जो लड़का रह रहा था ना, वो 40 साल पहले, वो मेरा फ्रेंड है लाहौर में, उसने मेरे को बताया, मनोज भाई ये कोठी टूट गई है। तो आप एक बात बताओ कि अगर इनके नाती होते, इनके विरासत को सही मायने में संभालने वाले होते, तो वो कोठी टूट जाती, उसको खरीदने की ताकत रखते। यहाँ सर छोटू राम जी की नीली कोठी है, इस कोठी के अंदर इन्होंने पेट्रोल पंप बना दिया। इस कोठी का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ा जा रहा है, उसकी दीवारें ऊंची कर दी गई हैं, हेरिटेज बिल्डिंग है, उसका नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सर छोटू राम जी आर्य समाजी नहीं थे। सर छोटू राम जी जो है वो दीपेंद्र जैसे आर्य समाजी है। तो आप कह दो भाई दीपेंद्र पक्का आर्य समाजी है, क्या है दीपेंद्र जी जो राम मंदिर में वहाँ पहुँच गए। तो ये पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, इनको अपना पॉलिटिकल मिशन देखना होता है। लेकिन सर छोटू राम जी ये है कि वो आर्य समाज को छोड़ चुके थे। सर छोटू राम जी की बायोग्राफी लिखी है चौधरी टीकाराम जी ने, 1946 में वो पब्लिश हुई थी। उस बायोग्राफी के अंदर चौधरी टीकाराम जी ने जो शुरुआत में ही लिखा है कि सर छोटू राम जी ने बहुत इनिशियल फेज़ में ये सोच लिया था कि भाई आर्य समाज जो है वो किसान कौम की एकता में एक बाधक है, जिस वजह से सर छोटू राम जी के हवाले से उस किताब में लिखा है कि उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया था। फिर दिल्ली में मिरिंडा हाउस में डॉक्टर प्रेम चौधरी जी ने एक पीएचडी थीसिस लिखी थी विपिन चंद्रा के गाइडेंस में, और वो किताब भी छपी। उस किताब के अंदर जो प्रेम चौधरी जी की किताब है, उसमें लिखा है कि सर छोटू राम जी तो अपने पॉलिटिकल लाइफ के आखिरी फेज में है ना, खुले तौर के ऊपर सर छोटू राम जी आर्य समाज को कंडम करने लगे थे, आर्य समाज के बारे में बताने लगे थे कि भाई ये संगठन किसानों के हक में नहीं है। ये प्रेम चौधरी जी ने अपनी उस पीएचडी थीसिस में लिखा हुआ है। तो इस वजह से सर छोटू राम जी आर्य समाजी नहीं थे। और ये कह रहे हैं जी पक्के आर्य समाजी थे, इनसे पूछो भाई आप हो पक्के आर्य समाजी? अगर आप पक्के आर्य समाजी हो तो आप बीजेपी में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे? इस चर्चा में आपने जिक्र किया उनके मिशन और आइडियोलॉजी का, और आपने कहा कि उनकी वाइफ माता जी वो भी नहीं समझ पाई कि उनकी मिशन और आइडियोलॉजी क्या थी। तो क्या था उनका मिशन और क्या थी उनकी आइडियोलॉजी? देखिए, सर छोटू राम जी का जो आइडियोलॉजी थी या जो मिशन था, वो ये था कि भाई ए बोले जमींदार तू मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। अब बोलना सीखने का मतलब ये नहीं है कि अपनी हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो आप बोलनी छोड़ दो, या आप उर्दू ज़ुबान पकड़ लो, या आप इंग्लिश जो है कोई दूसरी ज़ुबान हिंदी में बात करना शुरू कर दोगे तो आप ज़्यादा सभ्य हो गए।
नहीं, आपकी माँ बोली जो है वही आपकी असल मादरे ज़ुबान है, वही आपको बोलनी है। बोलना सीखने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा जिहाद माना गया है ना हदीस में, वो ये माना गया है कि राजा को कोई ये कह दे कि राजा तू अत्याचारी है। आज मान लो आज का जो हुक्मरान है मोदी, अगर वो मान लो अत्याचार कर रहा है तो कोई ये कह दे कि मोदी तू अत्याचारी है, ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो बोलना सीखने का मतलब ये है कि जो लोग, अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अखबार चलाया मूक नायक, 3 महीने चलाया 6 महीने चलाया, लेकिन मूक नायक जो उनका न्यूज़पेपर था उसका नाम रखा मूक नायक, माने जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज़ है ये जो अखबार है। तो बोलना सीखने का मतलब है भाई बोलना सीखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, चुप ना बैठो। अगर तुम पर अत्याचार हो रहा है तो तुम बोलो, ये तो बोलना सीखने का मतलब है। उस टाइम लोग बोलते ही नहीं थे। बोलेगा कब? जब आदमी पढ़ा लिखा होगा। अनपढ़ आदमी बेचारा क्या बोले, उसको बोलने का ढंग ही नहीं आएगा। वो परेशान तो हो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। अच्छा, बोलो कहाँ पर बोलो? कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक मंचों के ऊपर, यूएनओ में बोलो, देश की संसद में बोलो, आप जो है अच्छे मंचों के ऊपर बोलो, वो बोलने, आप अखबार चलाओ उसके थ्रू बोलो, या आज जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उसके थ्रू बोलो। एक तो बोलना सीखने का ये मतलब है। दूसरा, आप दुश्मन को पहचान लो। दुश्मन को पहचान लेना ही सर छोटू राम जी का असली मिशन था। उनका मिशन था आप दुश्मन को पहचानना सीखो। दुश्मन कौन है? तो उन्होंने कहा जी मंडी और फंडी दो तुम्हारे दुश्मन हैं। एक तो प्रीस्ट क्लास जो तुम्हें लूट रही है, बहका रही है, वो प्रीस्ट क्लास तुम्हारी दुश्मन है। उसको तो कहा फंडी, माने जो पाखंडी जो फंड रचते हों, या वो तो हो गया जी प्रीस्ट क्लास। और फंडी और मंडी होगी कैपिटलिस्ट क्लास। तो मंडी और फंडी ये दो तुम्हारे दुश्मन हैं। इनकी पहचान करो, इनके तरीकों की पहचान करो कि ये किस तरीके से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये शब्दों से खेलते हैं। अब जैसे आजकल जो है संक्रांत हमारा एक ट्राइबल शब्द था, ये मकर संक्रांति कहने लग गए। हमारी जो दादी और थी वो गले में कंठी पहनती थी, विवाहित जो स्त्रियां थी, इन्होंने उसको मंगलसूत्र कहना शुरू कर दिया। सामाजिक न्याय नहीं कहेंगे, सामाजिक समरसता कहेंगे। आदिवासी नहीं कहेंगे, वनवासी कहेंगे। माने जो दुश्मन है वो उसके शब्द, वो शब्द से खेलता है। तो हम लोग दुश्मन की चालों को समझें और तब उसके पाँव पर पाँव रखकर हम लोग चलें। ये सर छोटू राम जी की मुख्य देशना थी, और ये हम लोग भूल गए। उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि दुश्मन कौन है, और दुश्मन के बारे में वो बड़े जो है ना इस चीज़ में उनकी स्टीक थी बातें। चूरू में गए सर छोटू राम जी, एक लाला जी आके बैठ गए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ। तो सर छोटू राम जी के चूरू राजस्थान में जो कैडर के साथी थे वो बैठे हुए थे। तो सर छोटू राम ने कहा कि भाई लाला जी दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं आपकी तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ, जमींदारों की। पंजाब में किसान को जमींदार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो लाला जी कह रहे हैं कि मैं जमींदारों की तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ। अगर लाला ही हमारी मदद करने लगे तो फिर मैं पैदा ही किस लिए हुआ था? लाला ही जमींदारों की मदद करने लगे फिर छोटू राम पैदा ही किस लिए हुआ था? ये वे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मीठा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा लूटते हैं। इनसे सावधान रहना। यहाँ रोहतक के नज़दीक से बिरला गुजरा, उसने कहा जी मैं 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ जाट स्कूल को। छोटू राम ने कहा मैं इसकी जड़ों को कमज़ोर नहीं करना चाहते तुम्हारे 1 लाख रुपए लेकर। और ये खून पसीने की किसान वर्ग की कमाई से खड़ी हुई संस्था है जिसमें लोगों ने जो है वो कच्चे घरों होते हुए पक्के जाट स्कूल बना दिए। तो उनको दुश्मन की पहचान थी सर छोटू राम जी की, और वो दुश्मन की पहचान ही हमें हो। वो कहते हैं अब आज देख लो, आज अगर कोई गौमूत्र भी पिएगा ना, जमींदार वर्ग का आदमी दिखाकर गौमूत्र पिएगा, जी देखो हम तो पक्के हिंदू हो गए हैं जी, गौमूत्र पीते हैं, तो भी सर छोटू राम जी के विचारधारा के हिसाब से देखेंगे ना, तो भी वो ये कहेंगे सर छोटू राम जी ये फिर भी तुम्हें मारेंगे, फिर भी तुम इनके दुश्मन हो। तुम कितने बड़े नेशनलिस्ट हो जाओ, कितने बड़े हिंदू हो जाओ, कितने बड़े मानवतावादी हो जाओ, दुश्मन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये दुश्मन की पहचान के ऊपर खड़े हो जाना, पहचान करके उसके ऊपर स्टैंड ले लेना, ये सब छोटू राम जी की देशना है, ये उनकी विचारधारा थी।
तो ये सारी बातें उन्होंने अपने देश के लोगों के प्रति कही कि अपने देश के लोग ही दुश्मन हैं, या उस टाइम ब्रिटिश राज था तो या उनके प्रति कही कि वो हमारे दुश्मन है? नहीं, वो देखो, दो फ्रंट के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मेरा गांव जसिया है। हमारे गांव में एक बाबा जी हुए, उनका नाम था चंद्रनाथ योगी, हुड्डा गोद से थे वो। और वो बाबा जी चंद्रनाथ योगी जी ने एक किताब लिखी है, माया मिली न राम। और वो किताब उन्होंने इस पूरे अपनी बायोग्राफी लिखी है उन्होंने, ऑटोबायोग्राफी। वो कांग्रेसी थे उस टाइम, सर छोटू राम जी के टाइम की बात है ये। बाबा सीरियानाथ जी की जगह उनको गद्दी मिलनी थी, लेकिन वो देशभक्त हो गए। तो उनके गुरु बाबा पूर्णनाथ ने कहा, भाई ये बताओ कि तुम देशभक्ति करोगे या तुम गुरु भक्ति करोगे? तो उन्होंने कहा, जी मैं देशभक्ति करूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई तुम डेरा छोड़ दो, और ये जो सोने के कुंडल मैंने आप तुमको दे रखे हैं, सोने के जो कानों में डालते हैं नाथ, दर्शनी बोलते हैं उसको। तो जो दर्शनी तुम्हें दे रखी है, दर्शनी वापस दो। पंचायत हुई और उनको मठ से निकाल दिया। वो उसके बाद फिर सीरियानाथ जी बैठे, सीरियानाथ जी के बाद जो है बाबा चांदनाथ जी बैठे, चांदनाथ जी के बाद अब बालकनाथ जी बैठे हैं। तो वो जो बाबा जी थे हमारे गांव से, तो जब जेल में गए वो बाबा चंद्रनाथ योगी जी, तो उनको एक आदमी मिला जेल में, जिसको जब भी लेकर जाते थे ना, तो वो बेड़ियां डाल के लेके जाते थे। तो चंद्रनाथ योगी जी ने उनसे पूछा, अपनी बायोग्राफी में लिखा उन्होंने ये सारा जो प्रसंग है। तो पूछा, जी आप जो है कौन हो? उन्होंने कहा, जी मैं तो फ्रीडम फाइटर हूँ। तो बाबा चंद्रनाथ योगी ने कहा, भी आप भी कांग्रेसी हो? तो वो गालियाँ देने लग गया बाबा चंद्रनाथ को। उसने कहा, जी आप कैसी बात करते हो, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, और मैं अपने गांव में एक बानिए का मर्डर करके आया हुआ हूँ जो सूदखोर था, और मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। इस पंजाब को मैं बनियों से आज़ाद करवाना चाहता हूँ, माने सूदखोरों से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तो दो प्रकार के फ्रीडम मूवमेंट चले हुए थे, और उस जेल में उन्होंने लिखा है, ऐसे बहुत से सर छोटू राम जी को मानने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे जो उस जेल में थे। दो तरीके के फ्रीडम फाइटर्स हुए। एक फ्रीडम फाइटर्स वो जो इस देश में बनियों से आज़ादी चाह रहे थे, सूदखोरों से आज़ादी चाह रहे थे। दूसरे फ्रीडम फाइटर वो थे जो गोरे अंग्रेजों से आज़ादी चाह रहे थे। सर छोटू राम जी वो फ्रीडम फाइटर थे जो काले अंग्रेजों से आज़ादी चाह रहे थे। अपना कोई नहीं होता, अपना तो और भी खतरनाक हो जाएगा जब अपने को ही मारेगा। तो दो फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती थी। तो इस वजह से सर छोटू राम जी जो फ्रीडम फाइटर थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो काले अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले फ्रीडम फाइटर थे, जिनसे आज भी ये मुल्क जो है जूझ रहा है। अगर उनकी मान ली जाती तो आज इस देश में जमींदार का, किसान का, दलितों का, पिछड़ों का शासन होता, काले अंग्रेजों का शासन नहीं होता। वैसे बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर सेठ छाजूराम नहीं होते तो छोटू राम भी नहीं होते। आपका मानना क्या है इस बात को लेके? देखो, सेठ छाजूराम जी जो थे ना, वो वैसे तो लंबा उनका गोद था, लेकिन उनके अंदर दानशीलता बहुत थी। माने जहाँ बिड़ला भी जहाँ इतना डोनेट नहीं कर पाता था, तो वो डोनेट कर दिया करते। तो इस वजह से जो है उनको बनियों ने ही सेठ की उपाधि दी थी, कलकत्ता के बनियों ने। तो उनका बड़ा किरदार था। तो बताते हैं कि भाई सर छोटू राम जी की उन्होंने मदद की थी एजुकेशन में, और वैसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बहुत बनवाए थे। यहाँ रोहतक में भी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, कैसल हॉल, वो भी वो सेठ छाजूराम जी ने बनवाया था। तो सेठ छाजूराम जी का कंट्रीब्यूशन है सर छोटू राम जी की पढ़ाई को करवाने में, एक स्तर पर, एक फेज़ में। जब भी हम सर छोटू राम का जिक्र पढ़ते हैं, कहीं भी उनकी बातचीत आती है, तो एक मेन जो जुड़ी हुई बात है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन था उनकी, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई और सारे वो किया, वो यूनिस्ट पार्टी। तो यूनिस्ट पार्टी मैं जानना चाहता हूँ कि कब ये पार्टी उन्होंने बनाई थी, क्योंकि उससे पहले वो जो है कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने वो फिर पार्टी बनाई, और वो क्यों ख़त्म हो गई? देखो, इस देश में पहले तो ज़मीन की तो कोई कीमत नहीं थी। ज़मीन के ऊपर खेती करना तो बड़ा मुश्किल काम था। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने 12 साल की उम्र में हल उठा लिया था, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी
लड़े थे। तो इस वजह से फिर मेरी दादी ने मेरे को बताया था कि भाई तेरे दादाजी जो थे ना वो ऐसे खेत में भी खेती कर दिया करते कि जहाँ जो झाड़ जो होते थे ना वो सिर से ऊपर होते थे। खेती करना एक बहुत मुश्किल काम था और हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीन नज़र आ रही है ना, ये ज़मीन को सीधा किया, अपना खून बहाकर सीधा किया, पसीना नहीं खून बहाकर। और उस ज़माने में ज़मीन बहुत थी लेकिन ज़मीन को छोड़ के भी चले जाया करते लोग, लोगों की कमी थी, दूसरों को भी बुला के ले आया करते कि भाई यहाँ भाईचारा बनेगा। इसलिए कई गांवों में दूसरे गोत के भी लोग हैं जो बुलाए गए हैं कि भाई आ जाओ थोड़ी सी हमारी मदद करवा दो। लेकिन कैनाल कॉलोनीज जब अंग्रेज़ों ने बनानी शुरू की पूरे यूनाइटेड पंजाब में और अब तो वो खित्ता पाकिस्तान में चला गया, जो पंजाब है वो दुनिया का सबसे तगड़ा कैनाल कॉलोनी उसमें बनी। कैनाल का सबसे बड़ा जो है जहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ, जहाँ बनाई गई, वो पाकिस्तान का पंजाब है आज के दिन, वो पहले यूनाइटेड पंजाब था। तो जब कैनाल कॉलोनीज बनानी शुरू की माने अंग्रेज़ों ने, मान लो 25-25 एकड़ के मुरब्बे हो गए और उसमें फिर क्योंकि 5 दरिया थी पंजाब में तो वहाँ से कैनाल पहुँचाई गई, तो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई उस टाइम। तो वैल्यू जब ज़मीन की बढ़नी शुरू हुई, पहले कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि बरसाती पानी पर निर्भर करती थी ज़मीनें। तो उस टाइम वो जो ज़मीन थी ना, अब चूंकि ज़मीन का रेट बढ़ना शुरू हुआ, उसकी कीमत बढ़नी शुरू हुई, मोनेट पैसे के लिहाज से भी और ज़मीन की अपनी उपजाऊ होने की ताकत के लिहाज से भी, कि उसमें से जो पैदावार होगी उस पैदावार को इंटरनेशनल मार्केट में या बेचा जा सकता है। पहले तो किसान इतना ही उगा लिया करता, बेप अपने गुजारे हो जाएं, ठेके में जो है वो गेहूँ रख लिया, खाना पीना लाएदा, बाकी है मदशाएदा। तो बाकी तो नहीं ज़्यादा बनाते थे, उपजाऊ उतना ही रखते थे जितनी ज़रूरत हो या जितने अपने सीरी साजियों को या गांव में और जितने दूसरा भाईचारा है उनके काम आ जाए, गांव के काम आ जाए, उतनी रखते थे। लेकिन जब कैनाल कॉलोनी बनी, जब अंग्रेज़ों ने बसाई, और वो कैनाल कॉलोनी अंग्रेज़ों ने बसाई इसलिए वो उनको दी जो फौजी जो लड़े, जो फौजी लड़ते थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको वो कैनाल कॉलोनी में वो ज़मीन दे दिया करते। जैसे कोई फौजी अच्छा लड़ा, उसके फैमिली को जो है उसको ज़मीन दे दी, 2 मुरब्बे दे दिए, 10 मुरब्बे दे दिए, या जिन्होंने फ़ौज में भर्ती करवाया उनको मुरब्बे दे दिए। वो इसलिए कि भाई फौजी जो लड़ रहा है ना वार फ्रंट के ऊपर, उसके मन में ये होना चाहिए कि भाई मैं जिस ब्रिटिश राज की तरफ से लड़ रहा हूँ ना, वो मेरे परिवार का भी ख्याल रख रहा है, उसको अपना परिवार पीछे सेफ नज़र आए। इस वजह से वो अंग्रेज उनको ये कैनाल कॉलोनीज काटी और फौजियों को दी, जमींदारों को दी। तो ज़मीन की कीमत बढ़नी शुरू हुई। जब ज़मीन की कीमत बढ़नी शुरू हुई तो जो मनी लेंडर्स थे, जो सूदखोर थे, जो सरमाएदार थे या जो लाला थे पंजाब के, उन्होंने ऐसी जुगत लड़ाई कि वो चक्रवर्ती ब्याज उन्होंने लेना शुरू किया। 6-6-96 2 लिहाज के 2 ब्याज के, उनका ब्याज ही कभी पूरा नहीं होता था जो चक्रवर्ती ब्याज बनिया लगाता था। तो वहाँ जब चक्रवर्ती ब्याज हुआ तो वो जो ज़मीन थी ना वो बनिए के पास जानी शुरू होगी। तो लैंड एलिनेशन एक्ट बनाया, लैंड एलिनेशन एक्ट 1901 अंग्रेज़ों ने बनाया कि पंजाब के अंदर उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि कौन कौन सी जातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं जो खेती करने वाली ट्राइब्स हैं। और उन्होंने कानून ये बना दिया कि जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स हैं वो खेती वाली ज़मीन नहीं खरीद सकती, वो पोजीशन नहीं ले सकती, वो मालिक नहीं हो सकती खेती वाली ज़मीन की। माने बनिया जो है वो पंजाब के अंदर ज़मीन का मालिक नहीं हो सकता खेती वाली ज़मीन का, क्योंकि वो खेती तो करता नहीं। वो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया वो ज़मींदारी को बचाने के लिए बनाया। उसके बाद 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, उसमें पंजाब के अंदर फ्रेंचाइजीज़ इस तरीके से बनाई गई जो है कि उसमें अर्बन और रूरल को कैटेगराइज कर दिया अंग्रेज़ों ने। उसमें चौधरी लालचंद जी का भी कंट्रीब्यूशन था उस आइडियोलॉजी को डेवलप करने में, सर छोटू राम जी का भी था, कि पंजाब के अंदर 2
तरीके की सीटें होगी, एक अर्बन सीट, एक रूरल सीट। और भी सीटें थी जैसे यूनिवर्सिटी की सीट या जमींदारों की सीट जो इलेक्शन लड़ सकते थे। लेकिन बेसिकली ये हुआ कि अर्बन सीट और रूरल सीट, अर्बन सीट के ऊपर, शहरी सीट के ऊपर तो गांव का आदमी इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन रूरल सीट के ऊपर शहर का आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। तो वो 80-20 का विभाजन हो गया। वो एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट था। उस इलेक्टोरेट की वजह से पंजाब के अंदर बहुत सारे जमींदार इलेक्शन जीत के पंजाब असेंबली में पहुंच गए। वो जब पंजाब असेंबली में इलेक्शन जीत के पहुंचे, उनको जब एक प्लेटफॉर्म दे मिल गया असेंबली का, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्लेटफॉर्म दिया, वो सर छोटू राम और मियां सर फजले हुसैन साहब ने जो जीत के गए थे, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उनको उस प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा कर दिया। वो थी नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जिसमें मियां सर फजले हुसैन साहब और सर छोटू राम जी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, और ये जमींदार इस तरीके से ये पहुंचे थे। अच्छा, अब जो लैंड एलिनेशन एक्ट था उसमें यह था कि जो चमार है वो भी एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब नहीं है। वो फिर अमेंडमेंट सर छोटू राम जी ने किया 1936 के बाद, जब यूनियनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में आई इलेक्शन के बाद, जिसमें सर सिकंदर हयात खान साहब पंजाब के प्रीमियर बने। उन्होंने कहा भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वार में या जो वार में जो लड़ेंगे लोग, तो उनको 39 में शुरू हुआ वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उन्होंने कहा कि जी जो युद्ध में लड़ेंगे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, तो वो किसी भी जाति का हो, उसको हम जो है वो ज़मीन मुरब्बों का अधिकारी हो जाएगा। जिसकी वजह से जो शेड्यूल्ड कास्ट उनको बहुत ज़मीनें मिली उस टाइम सर छोटू राम जी के इस अमेंडमेंट की वजह से, इस लैंड एलिनेशन एक्ट के। तो ये इस तरीके से ये पार्टी जो है फॉर्म हुई, मतलब फॉर्म्ड हुई, और इस तरीके से पार्टी सत्ता में आई। 1923 से लेकर 1947 तक इस पार्टी ने राज किया पंजाब पर। ये बात ये भी समझ नहीं आती कि सर छोटू राम खुद मिनिस्टर बने और सर सिकंदर हयात खान को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया पंजाब का, ऐसा क्यों? देखो, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था पंजाब। पंजाब में 52% आबादी थी मुस्लिम्स की, और लियाकत भी थी इनमें, मतलब काफ़ी समझदार भी थे सर सिकंदर हयात खान साहब। इनकी डेथ हो गई थी फिर 1942 में जो है आपके हार्ट अटैक से। तो जिसकी बाद ये हुआ पंजाब में कि भाई अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिज़र हयात खान टिवाना साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जब प्राइम मिनिस्टर बनाया तो हरियाणा तिलक जो अखबार था, जिसको पंडित श्रीराम शर्मा जी निकालते थे, उन्होंने फिर ये लिखा उस हरियाणा तिलक में कि देखो जी, सर छोटू राम जी तो एक मुसलमान को बना रहे हैं जो है प्राइम मिनिस्टर पंजाब का, तो ये कैसे आर्य समाजी हैं, कैसे हिंदू हैं, एक्सेट्रा। तो मतलब आर्य समाजियों ने उस टाइम भी उनको कंडम किया। आर्य समाजी अखबारों में भी ये बातें छपी, सनातनी अखबारों में भी ये बातें छपी कि इन्होंने खिज़र हयात खान टिवाना साहब को क्यों बनाया। पंजाब जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था, तो वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था, तो वो दिखाना चाह रहे थे सर छोटू राम जी कि भाई हम जो है वो इस तरीके से नहीं है कि हम किसी सेक्ट को लेकर चले हुए हों या हम पार्टिकुलर किसी रिलीजन को लेकर चले हुए हैं, क्योंकि सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो पंजाब के हक में उन्होंने सर सिकंदर हयात खान साहब को और खिज़र हयात खान टिवाना साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और दोनों अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। उन्होंने किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, पंजाब के लिए बहुत कुछ काम किया। इसमें एक पहलू और जुड़ता है कि जो राजनीतिक शुरुआत थी सर छोटू राम की, वो कांग्रेस से हुई थी। तो क्या सर छोटू राम जो है वो गांधीवादी जो विचारधारा है उससे भी ताल्लुक़ रखते थे, या गांधी जी से ही इंस्पायर होके उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उसमें कदम रखा कि कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद फिर अपनी पार्टी बनाई? नहीं, उस ज़माने का जो सिनेरियो था ना जी, वो सोशल सिनेरियो ये था कि उस ज़माने में हमारी जाट बेल्ट में आर्य समाज का काफ़ी प्रभाव था। तो इनिशियल फेज़ में सर छोटू राम जी आर्य समाज में चले गए थे, आर्य समाजी हो गए थे, क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा था कुछ अच्छा करने का। तो आर्य समाजी वो शुरुआत में हो गए, और उस ज़माने में जितने आर्य समाजी थे ना, वो सारे कांग्रेस में थे। तो वहाँ आर्य समाज की वजह से वो कांग्रेस में आए, और गांधी की वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा,
क्योंकि 1919 में जब ऐसे योग आंदोलन का गांधी ने नारा दिया तो कलकत्ता में जो है ये कलकत्ता में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, जिसमें सर छोटू राम जी भी गए, जिसमें गांधी ने कहा कि भाई हम ऐसा योग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, किसान जो है वो टैक्स लगान देना बंद कर दो, स्टूडेंट स्कूल छोड़ दो, वकील जो है वो वकालत छोड़ दो, मैं 1 साल में इस देश को आज़ाद करवा दूंगा। तो वहाँ सर छोटू राम ने कहा जी ये आप बनियों को भी तो कहो कि वो भी तो टैक्स देना बंद कर दें, आपने सारी जुआ जो है वो किसान के ही कंधे पे रख दिया। तो गांधी ने कहा कि नहीं, जो किसान होता है ना वही अगुवाई करता है हमेशा ही सामाजिक संघर्षों की, लड़ाई की, वही झंडा लंबरदार होता है सामाजिक क्रांति का। तो जो लाला है या बनिया है या दुकानदार है वो नहीं मतलब कि हमारी मेरी बात को मानेगा। तो गांधी को कहा कि आप कम से कम अपील तो करो। तो गांधी ने अपील भी नहीं की। तो बाद में सर छोटू राम जी आए। अच्छा, उस टाइम कानून ये था कि भाई अगर कोई किसान लगान नहीं देगा तो उसकी ज़मीन कुर्क हो जाएगी। ये कानून था पंजाब में, जो रेवेन्यू एक्ट था। तो उसकी ज़मीन जब कुर्क होगी तो उसकी ज़मीन की बोली लगेगी। अब बोली लगेगी तो उसकी ज़मीन को कौन खरीदेगा? उसकी बोली की ज़मीन को फिर बनिया ले जा सकता था। वो लैंड एलिनेशन एक्ट में ये भी एक जमानत थी कि उस ज़मीन को फिर अगर उसकी बोली लगे तो फिर उसको बनिया भी खरीद सकता है, या उसको लाल जो है नॉन ये खरीद ले सकते हैं उसको। तो बाद में अमेंडमेंट्स हुए। तो इस वजह से जो लैंड एलिनेशन एक्ट में, तो इस वजह से जो है वहाँ सर छोटू राम को समझ में आया कि गांधी का ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ना, ये फ्रीडम मूवमेंट तो जमींदारों की ज़मीन को बनियों को देने की साजिश है कि ये उस ज़मीन की बोली लगेगी तो बनिया ही उसको खरीदेगा। तो वहाँ पर गांधी को कहा कि भाई आपका फ्रीडम मूवमेंट एक बनिया प्रधान मूवमेंट है, ये देश के किसानों के हक में नहीं है फ्रीडम मूवमेंट। तो वहाँ सर छोटू राम जी रोहतक में आए तो उनको काले झंडे दिखाए। जब उनको काले झंडे दिखाए, उन्हीं कांग्रेसियों ने, जिस कांग्रेस को रोहतक में बनाने वाला ही सर छोटू राम थे, तो वहाँ सर छोटू राम ने फिर गांधी के इस जेस्चर की वजह से, गांधी के इस विचारधारा को समझ के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। फजल हुसैन साहब ने भी तभी छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मुसलमानों के बच्चों को हम बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, इस तरीके से कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो वहाँ फजल हुसैन साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया। पूरी पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ये डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे। बाद में इन दोनों ने मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में बनाई। तो गांधी से प्रभावित होकर नहीं उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, वो आर्य समाजी प्रभाव की वजह से उन्होंने किया था। फिर वो गांधी को देख के फिर आर्य समाज को समझ के उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, आर्य समाज को भी छोड़ दिया। आरएसएस ने ऐसा क्या कर दिया था कि उस समय आरएसएस को बैन करना पड़ा? 1947 में बैन किया था खिजर टिवाना साहब ने, क्योंकि उस टाइम माहौल काफ़ी बिगड़ गया था। और आरएसएस को बैन नहीं किया था, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स को भी बैन किया था। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स, जो मुस्लिम लीग का आरएसएस जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था। और ये फिर सरदार पटेल ने इसको बैन किया गांधी के मर्डर के बाद। तो सबसे पहले तो इंडिया में ऑफिशियली खिजर हयात खां टिवाना साहब ने आरएसएस को बैन किया था, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ थी ये पॉलिटिकल पार्टी। इसके जो आइडियोलॉग थे, जैसे सावरकर था, वो पंजाब में आता था और वो यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ भाषण दिया करता। मियाँ सर फजल हुसैन साहब ने जो उनके बेटे ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है, अजीम हुसैन साहब ने, उसमें उन्होंने लिखा है सर, उनकी डायरी का हवाला देते हुए, क्योंकि वो डायरीज लिखते थे पुराने आदमी, कि भाई वो लिखते हैं कि हिंदू महासभा जो है वो मेरा मर्डर करना चाह रही है। फजल हुसैन साहब ने लिखा है। और चलो मैं किस्मत पे भरोसा करता हूँ। उनके पास बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स भी वो नहीं रखते थे, क्योंकि पुराने आदमी थे। तो उन्होंने कहा जी मैं किस्मत पे भरोसा रखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये मर्डर करना चाह रहे थे हमारी लीडरशिप का, जो हिंदू महासभाई थे। ये तो फजल हुसैन साहब ने लिखा है। और अजीम हुसैन साहब ने जो पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मियाँ सर फजल हुसैन साहब लिखी, उनका बेटा था, ये ICS ऑफिसर थे, तो उसमें उन्होंने लिखा है। तो ये हिंदू महासभा होगी, RSS होगी, आर्य समाज हो गया, ये सारे शहरियों के चौंचले थे। ये सर छोटू राम ने लिखा है जाट गजट में।
तो ये सारे शहरियों के संगठन थे, सर छोटू राम के खिलाफ थे। और 1947 के अंदर इन्होंने जो है पार्टीशन में जब मारकाट हुई तो जाटों को बहुत भड़काया इन लोगों ने कि मुसलमानों के खिलाफ तुम लड़ो। इस बात का जो है मेरे पास हैं काफ़ी सबूत हैं, लेकिन अब मेरे को कई आर्य समाजी जो बड़े लीडर हुए उन्होंने मेरे को ये बता रखी हैं चीज़ें पुराने लोगों ने कि आर्य समाज का उसमें योगदान था जो है मुसलमानों को मारने में। आपकी सुभाषिनी जो भगत फूल सिंह जी की बेटी जो थी, जो यहाँ गुरुकुल भी बना हुआ है, खानपुर गुरुकुल खानपुर कन्या गुरुकुल था, अब तो यूनिवर्सिटी बन गया वो। तो उनकी बायोग्राफी लिखी है नोनिका दत्ता ने और वो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से छपी है। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि यहाँ जो आर्य समाज था वो मुस्लिम्स को मारने में इन्वॉल्व हुआ क्योंकि वो भगत फूल सिंह का बदला लेना चाह रहे थे। इसी तरीके से भगवान दास जी, आचार्य भगवान दास ना, जो स्वामी ओमानंद जी थे, उन्होंने मेरे को बताया था, मैं जज्जर गुरुकुल में गया था, उस टाइम जिंदा थे वो। उन्होंने कहा कि गोलवलकर यहाँ आया था जज्जर में, जो आरएसएस का सेकंड चीफ था। उसने इनको कहा कि भाई आप जो है ना वो गोलियों का, आप पिस्टल का इंतज़ाम कर दो, मैं गोलियों का इंतज़ाम कर दूंगा। तो इन्होंने, स्वामी ओमानंद जी ने तो इस्तेमाल कर वो कर दिया था, मतलब कि इकट्ठी कर दी थी, आप उनका इंतज़ाम कर दो। तो ये कह रहे थे जी मैं मुल्तान से जीप में, जब बिल्कुल मारकाट की स्थिति थी, तो वहाँ से मैं ये पिस्टल्स लेके आया, लेकिन ये गोलवलकर जो है ये गोलियों का इंतज़ाम नहीं कर पाया, ये उन्होंने मेरे को बताया था। तो इस वजह से आर्य समाज जो है वो भी इन्वॉल्व था, आरएसएस भी इन्वॉल्व थी मुसलमानों को भगाने के लिए, जबकि वो थे हमारे ही आदमी। मतलब उस किताब में नोनिका दत्ता ने जो सुभाषिनी की बायोग्राफी लिखी है उसमें लिखा है कि मुसलमान भी मलिक ही थे, वो मूले जट थे, और जो हिंदू थे ये भी आर्य समाजी थे, ये भी जाट ही थे, ये भी मलिक थे। तो 47 में मलिक को ही मार रहा था, अपने भाइयों को मार रहे थे। किन के बहकावे में? उनके बहकावे में जिसको फिर खिजर हयात खां टिवाणा साहब ने पंजाब में बैन किया था आरएसएस को। तो इन्होंने जब बैन किया ना आरएसएस को, खिजर हयात खां टिवाणा साहब ने, और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स को भी बैन किया पंजाब में, तो आरएसएस का एक भी आदमी घर से बाहर नहीं निकला कि कम से कम इस बैन का विरोध भी कर दो। माने इनका जो दम है ना वो वहाँ नज़र आता है हमें, जबकि मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स सड़क पे आ गया था। ये भी उसमें हिस्ट्री में हमें मिलता है। एक है ना, एक सवाल बार बार जो है ना, अगर सोचो तो सामने आता है कि ये उसी समय की बात है जो समय भगत सिंह का भी था और वही समय सर छोटू राम का भी था। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात देखें तो कहीं भी इनका इकट्ठा इतना लंबा चौड़ा किसी चीज़ को लेके जिक्र नहीं आता, किसी चीज़ को लेके, क्योंकि लड़ाई तो लगभग सेम थी। नहीं, लड़ाई सेम नहीं थी। जो भगत सिंह था, वो भगत सिंह जो थे वो गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, और सर छोटू राम जी काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे साइमन कमीशन जब आया तो सर छोटू राम जी ने साइमन कमीशन का वेलकम किया, और जो सर छोटू राम जी ने साइमन कमीशन को मेमोरेंडम दिया, वो मेमोरेंडम की कॉपी मेरे पास है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से हमने निकलवाई है। तो सर छोटू राम जी तो साइमन कमीशन का वेलकम कमेटी के पंजाब के चेयरमैन थे। दूसरी तरफ लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहा है, और भगत सिंह जो थे वो साइमन कमीशन को बम से उड़ाने की सोच रहा था, जिसमें भगत सिंह की जो भतीजी है उन्होंने किताब लिखी है, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, वीरेंद्र संधू, भगत सिंह की भतीजी, रियल भतीजी ने किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि भगत सिंह तो साइमन कमीशन को बम से उड़ाने की सोच रहा था। तो भगत सिंह जो थे, भगत सिंह काले अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं, गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। सर छोटू राम जी काले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी बात, उस जमाने में जो भगत सिंह की विचारधारा थी वो कॉमरेडी विचारधारा थी। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केश, मूंछ और दाढ़ी
की दात सिखों को दी। उस जमाने में दी कि जिस समय बाद में सिखों के एक एक सिर के ऊपर जो है ना वो कीमत रख दी गई थी कि एक सिर की कीमत होगी, जो मुगलों ने रखी। अब हमें बहुरूपिया नहीं बनाया ना, मतलब कि हम छिप जाएं। हमें तो ऐसा बना दिया कि भाई 1000 लोगों में भी सिंह जो है वो अलग नज़र आएगा। अब जब अलग नज़र आएगा तो हम छिप नहीं सकते, फिर दिखाई देंगे। छिप के निकलना जो है वो केश कत्ल करके, मूंछदाढ़ी कत्ल करके नहीं, उसमें ब्रेवरी पैदा नहीं होगी। ये काम होता तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस तरीके से। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई भगत सिंह ने तो फिर अपने केश भी कत्ल करवा लिए जब वो कलकत्ता में गए यहाँ से। चलो खैर वो भी कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हम उस चीज़ के ऊपर भी नहीं जाएंगे। लेकिन भगत सिंह जो था ना, उसकी विचारधारा वो कॉमरेडी विचारधारा थी, और कॉमरेडी विचारधारा में भी 2 धाराएं थी, एक पंजाब की कम्युनिस्ट लाइन और एक बंगाल की कम्युनिस्ट लाइन। जैसे आप एक किताब देखेंगे महान बहस, उसको माओवादी जो है वो लाल किताब के नाम से जानते हैं, और वो उनकी एक तरीके से बाइबल है। उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई रशियन लाइन अलग है और माओ की लाइन अलग है, चाइना की लाइन अलग है। इसी तरीके से उस ज़माने में पंजाब की कम्युनिस्ट लाइन अलग थी और बंगाल की कम्युनिस्ट लाइन अलग थी। तो भगत सिंह जो था ना वो बंगाल की कम्युनिस्ट लाइन के इन्फ्लुएंस में था, जिसमें ब्राह्मण बनियों का उस लाइन के ऊपर कब्जा था। जितनी कम्युनिस्ट पार्टियों की जो स्थापना हुई वो सारी इन्हीं लोगों ने की जो अपर कास्ट थी। और ये पंजाब के क्रांतिकारी कहते भी थे भगत सिंह को कि ये जो बंगाली कॉमरेड है ना ये तेरे को मरवाएंगे। तो भगत सिंह के बारे में सर छोटू राम जी ने लिखा है उस किताब में, चौधरी टीकाराम जी जो किताब है जो चौधरी टीकाराम जी ने लिखी है, उसमें लिखा है कि भाई भगत सिंह और जो है ना देशभक्त थे, लेकिन भावुक थे, लेकिन समझदार नहीं थे। ये उस किताब में है, समझदार नहीं थे। समझदार होते तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट करते वो, जैसे सर छोटू राम जी और कर रहे थे। तो भगत सिंह की लाइन अलग थी, सर छोटू राम जी की लाइन अलग थी। क्या आपको लगता है कि अगर सर छोटू राम जिंदा होते तो 1947 का जो पार्टीशन था, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग हुआ, वो नहीं होता? देखो उसमें लड़ाई लड़ी जाती, हालांकि माहौल बड़ा बिगड़ गया था। बिगड़ा यूँ माहौल कि 1942 में सर सिकंदर हयात खान की डेथ हुई, तो उनका बेटा था शौकत हयात खान। तो उसने कहा कि मुझे प्रीमियर बनाओ पंजाब का। उम्र उसकी कम थी। सर छोटू राम ने कहा कि यार तेरे को कैसे बना देंगे, यहाँ तो मेरिट के आधार पर फैसला होगा। तो सर छोटू राम जी ने जो है फिर खिज़र हयात खान टिवाना साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो शौकत हयात खान को उस टाइम जिन्ना साहब ने लपकने की कोशिश की। उस टाइम तो सर छोटू राम जी ने फिर लायलपुर में सभा करके अपनी ताकत दिखाई कि भाई अगर एक भी विधायक को मेरी को तोड़ दिया तो फिर मैं तो फांसी खा जाऊंगा लाहौर की सड़कों के ऊपर। तो जिन्ना वहाँ से भाग गया था फिर पंजाब को छोड़ के। फिर हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक कार्टून छपा था कि जिसमें पोटली में शौकत हयात खान है पीछे डंडे के ऊपर, और सर छोटू राम जी बता रहे हैं कि मुंबई 1700 किलोमीटर है, दिल्ली लाहौर से 300 किलोमीटर है। वो पोस्टर छपा था जी। उसके बाद सर छोटू राम जी ने गांधी को भी लेटर लिखा, क्योंकि गांधी फिर बार बार जाके जिन्ना के पास मिल रहा था, उसके पास जाके कि भैया आप जिन्ना को हवा मत दो, बार बार ये आपका मिलना ठीक नहीं है। नेशनल मीडिया में आता हमने ख़त्म कर दिया है जिन्ना को पंजाब के अंदर। लेकिन उस टाइम जो है फिर दोबारा से जिन्ना को गांधी ने बार बार मिल के जिंदा ही कर दिया। तो शौकत हयात खान बाद में सर छोटू राम जी की जब डेथ होगी ना 45 में, तो वो काफ़ी MLAs को तोड़ के जिन्ना की गोदी में जाके बैठ गया था। वहाँ से यूनियनिस्ट पार्टी की टूटने की शुरुआत हुई थी। और फिर 46 का इलेक्शन जब हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें आई थी पंजाब में मुस्लिम लीग की, क्योंकि इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे हो गया था। इलेक्शन ये हो गया था कि मुस्लिम लीग कह रही थी हम पार्टीशन नहीं होने देंगे, मुस्लिम लीग कह रही थी हम करेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, कांग्रेस कह रही थी नहीं बनाएंगे। तो पोलराइज हो गया था इलेक्शन। उस पोलराइज इलेक्शन के बीच में खिज़र टिवाना साहब अकेले पड़ गए थे, क्योंकि सर छोटू राम जी की डेथ हो गई थी। वो फिर ये बताने लग गए हमने पंजाब के लिए ये विकास कार्य किए, ये विकास कार्य किए। लेकिन जब इलेक्शन पोलराइज्ड हो जाता है ना, फिर विकास कार्य नहीं सुनते लोग, फिर तो हिंदू मुस्लिम ही सुनेंगे। तो जिसकी वजह से हम वो इलेक्शन हार गए 46 का।
यूनियनिस्ट हार गए और सबसे कम सीटें आई थी यूनियनिस्ट पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी खिजर टिवाना साहब को अंग्रेज़ों ने सरकार बनाने के लिए न्योत दिया, उसको इनवाइट कर दिया, और खिजर टिवाना साहब ने मुस्लिम लीग को रोकने के लिए अकाली दल को और कांग्रेस को अपने पीछे लगा के सरकार बना दी थी। लेकिन फिर पंजाब का माहौल ऐसा बना, क्योंकि अंडर करंट बहुत चीज़ें हो गई थी, खिजर टिवाना साहब रोक नहीं पाए उस पार्टीशन को, और उन्होंने भी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। लेकिन सर छोटू राम जी अगर होते उस टाइम, तो फिर बड़ी टक्कर वो देते जिन्ना साहब को। मतलब उस टाइम पार्टीशन के खिलाफ वो लास्ट मैन लास्ट बैरल, खून के आखिरी कतरे तक लड़ते, और लड़े भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री में अगर सर छोटू राम जी होते तो पार्टीशन क्या रुक जाता, सवाल वो है। वो पार्टीशन जो है ना, वो मेरे जो एनालाइज जो मैंने किया है ना, वो पार्टीशन तो नहीं रुकता, क्योंकि जो बड़ी फोर्स थी ना अंग्रेज, जो यूनियनिस्ट पार्टी के पीछे खड़े थे, वो चले गए थे, जिसकी वजह से पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गड़बड़ा गया था और यहाँ दंगे ज़्यादा हो गए थे। लेकिन सर छोटू राम अगर होते तो इतना ज़रूर होता, वो पंजाब को नहीं टूटने देते। मान लो पार्टीशन अगर होता तो पंजाब जो था ना, हरियाणा और पंजाब, वो पंजाब का हिस्सा होता, यूनाइटेड पंजाब का हिस्सा होता, इतना जरूर होता। मान लो भारत का विभाजन होता, लेकिन पंजाब का विभाजन नहीं सर छोटू राम जी होने देते। आखिरी ये हथियार जो है वो ये ऑप्शन यूज़ करते। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि भगत सिंह जो है वो जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और सर छोटू राम जो है वो काले अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस संदर्भ में जब बातचीत आती है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वो समय था वो सच में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का समय था, लेकिन सर छोटू राम बहुत सारी उनकी नीतियों का जो है समर्थन करते हैं। तो क्या लोग, बहुत सारे लोग उनको ये भी बोलते थे कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो, तो क्या ये चीज़ कहना बहुत भारी चीज़ है, गलत है उनके संदर्भ में? देखो, जैसे हालांकि भगत सिंह के जो आर्टिकल्स मिलते हैं ना, उसमें वो भी ये दावा करते हैं कि भाई हम भी काले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि समरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी इसी तरीके की है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें ना, उनके कर्म देखें तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, उनके जो कर्म थे। और सर छोटू राम जी के जो कर्म थे, उनके जो काम थे, वो गोरे अंग्रेज़ों की बजाय काले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। हालांकि पंजाब असेंबली के अंदर जितने कानून आए, जितने बिल्स आए, अगर हम उस डिबेट्स को अगर हम स्टडी करें ना, जो वहाँ स्पीचेस जो आप देखेंगे पंजाब असेंबली के अंदर, तो जो कानून पंजाब असेंबली में जो बिल्स लाए गए, उन बिल्स में जहाँ किसानों के खिलाफ थी ना चीज़ें, वो बेशक अंग्रेज लाए हों उन बिल्स को, तो सर छोटू राम ने उसका विरोध किया है। माने ऐसा नहीं है कि भाई सर छोटू राम जी अंग्रेज़ों की हर बात का समर्थन करते थे, हर बात का समर्थन नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ भी सर छोटू राम बोले हैं, अगर जहाँ वो कानून जो किसानों के खिलाफ पंजाब असेंबली में लाने की कोशिश हुई। तो जो लोग ये कहते हैं भाई सर छोटू राम जी अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ये जो है वो उनके किरदार को गिराने वाली बात है। वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं थे, वो अंग्रेज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे किसानों के हक़ में। मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि जो आज का युवा है वो सर छोटू राम से क्या सीख सकता है, और आज के संदर्भ में सर छोटू राम की बात कितनी प्रैक्टिकल है? देखो, आज के संदर्भ में सर छोटू राम से सीखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट सीखो। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट की, उन्होंने असेंबली में बम नहीं फोड़े, उन्होंने संसद वो विधानसभा में गए, पंजाब के ऊपर उन्होंने राज किया। तो एक तो ये चीज़ हमें सर छोटू राम से सीखनी है। दूसरा, सर छोटू राम जी भाई उन्होंने कहा कि भाई दुश्मन को पहचानो, दुश्मन को पहचानना हमको सीखना है। तीसरा, जो करैक्टर है ना, वो सर छोटू राम से सीखा जा सकता है। जैसे उस ज़माने में जो है सर छोटू राम जी के पास गए बनिए कि जी बई को मत आप आग लगवाओ, क्योंकि सर छोटू राम ने बइयों को आग लगवानी शुरू कर दी थी पंजाब में। चौधरी माड़ू सिंह जी के पास और भी जो उनके लेफ्टिनेंट थे सर छोटू राम जी के, वो बनिए ये कह रहे थे भाई दुगने तिगने रुपए ले लो, लेकिन बई को मत आग लगाओ। उन्होंने कहा भाई बई को आग हम क्यों ना लगाएं, बई के खिलाफ़ तो हमारी लड़ाई है। जैसे जब गजनी ने अटैक किया ना सोमनाथ के ऊपर, तो सारे पुजारी ये बोले जी आप है ना दुगना पैसा ले लो, लेकिन बुत को मत तोड़ो। उन्होंने कहा यार बुत फरोश जो है वो फिर मतलब कि बुत शिकनी जो है करने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे, हमें तो बुत को ही तो तोड़ना है।
तो वो करैक्टर है ना, मतलब एक तरीके से कि आप जो है, आपको लालच दिया जा रहा है लेकिन आप फिर भी अपने सिद्धांत पर खड़े हैं। तो सर छोटू राम जी ने पैसा कमाना होता तो बहुत पैसा कमा लेते। लोग जो है, उनकी यूनियनिस्ट पार्टी के लोग भी जो है वो इस तरीके से अगर सरेंडर कर देते तो बढ़िया, तो सारा ही पैसा देने के लिए तैयार थे। तो वो करैक्टर जो है ना, वो हमको सीखना पड़ेगा सर छोटू राम से कि भाई हमें लालच में नहीं आना जो है, और अपने दम के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को या अपने विचारधारा को खड़ा करना है। ये उनसे सीखा जा सकता है। आज के संदर्भ में जो चीज़ ज़रूरी है ना, आज आप एक चीज़ देखें कि दुनिया में है ना, आप किसी भी आदमी, किसी भी बड़े लीडर के घर पे जाओगे, ऑफिस में जाओगे, किसी मंत्री के, वो अनपढ़ मंत्री है, आप क्या कह के अंदर घुसोगे? आप कहोगे मे आई कम इन सर। आप तो पढ़े लिखे हो, कोई पीएचडी है, कोई वकील है, वो अनपढ़ मिनिस्टर के ऑफिस में भी जाके ये कहेगा कि मे आई कम इन सर। तो उस मंत्री के पास क्या क्वालिफिकेशन है? उसके पास ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन रूल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे हम जाएंगे तो दुनिया में लॉबीज़ जो होती हैं ना, वो राज करती हैं। उस ज़माने में पंजाब की जो लॉबी थी ना, उसको सर छोटू राम रिप्रेजेंट करते थे। यूनाइटेड पंजाब की लॉबी को सर छोटू राम रिप्रेजेंट करते थे। वो लॉबी पंजाब पर रूल कर रही थी। और भी लॉबीज़ थी उस ज़माने में, जैसे इलाहाबाद की लॉबी थी जिसमें नेहरू था, गुजरात की लॉबी थी जिसमें पहले दयानंद था, फिर गांधी आ गया, फिर पटेल था, ये गुजराती लॉबी थी। महाराष्ट्र की भी लॉबी थी जिसमें सावरकर था, हेडगेवार था। तो उस ज़माने में फिर क्या हुआ कि जो दूसरी लॉबीज़ थी, इलाहाबाद लॉबी, महाराष्ट्र लॉबी और गुजरात लॉबी, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और यहूदियों के कॉन्टेक्ट में थे, ज्यूज़ के कॉन्टेक्ट में थे। और ये इस बाट में थे, इस इंतज़ार में थे, इनको उड़ीक सी इस गल दी कि भाई कब अंग्रेज भागें और कब यहूदियों का राज इस दुनिया में आए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है परिस्थिति बदल गई। अंग्रेज़ों को जाना हो गया। जो यूनियनिस्ट पार्टी जिनकी अलाई थी, या यूनियनिस्ट पार्टी जिनके साथ कोलैबोरेट करके चल रही थी, या पंजाब लॉबी जिन अंग्रेज़ों के साथ मिलके चल रही थी, वो उनको तो जाना हो गया। और यहूदी लॉबी जो है ना, उसका दुनिया पर राज कायम हो गया। उस यहूदी लॉबी ने जो है फिर ये हो गया कि भाई वो राज दें किसको? इंडिया के अंदर इलाहाबाद लॉबी को दें, या वो राज गुजरात लॉबी को दें, या महाराष्ट्र लॉबी को दें। तो उस ज़माने में गुजरात की लॉबी ने इलाहाबाद लॉबी को सपोर्ट किया। माने गांधी ने नेहरू को यहूदियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री देश का बनवा दिया। इस बात का महाराष्ट्रियन लॉबी को बड़ा दुख हुआ। और फिर महाराष्ट्रियन लॉबी के जो है एक शूटर नाथूराम गोडसे ने गुजरात लॉबी के गांधी को मार दिया कि भाई तूने हमारी लॉबी को प्रमोट ना करके तूने जो है इलाहाबाद लॉबी के आदमी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। अब जो जवाहरलाल नेहरू था, उसको ज़रूरत नहीं रही अब गुजरात लॉबी की, क्योंकि वो जिसके प्रति उत्तरदायी था, जिसने उसको बनाया देश का प्रधानमंत्री, वो तो मारा जा चुका था महाराष्ट्रियन लॉबी के द्वारा। तो वो एक छत्तर राज फिर इसका नेहरू का उस ज़माने में हो गया। फिर जो महाराष्ट्रियन लॉबी थी उसने फिर कोलैबोरेट कर लिया गुजराती लॉबी के साथ, क्योंकि गुजराती लॉबी की तरफ इलाहाबाद लॉबी ने ध्यान देना बंद कर दिया। वो भी वेली होगी, वो भी अनाथ होगी, उसको भी सारा नहीं मिला इलाहाबाद लॉबी का। तो वहाँ गुजराती लॉबी का और महाराष्ट्रियन लॉबी का कोलैबोरेशन हुआ। उसके बाद महाराष्ट्रियन लॉबी ने, आरएसएस ने जो है मदद की गुजराती लॉबी की, और नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात का मुख्यमंत्री बना। गुजराती लॉबी को ये हो गया कि यार अब तुम देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। तो गुजरात के जो लाला थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने इसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो हमारी लॉबी तो टूट गई ना 1947 में, पंजाब की यूनियनिस्ट लॉबी। लेकिन इनको डर फिर भी है, आज भी है, कि ये दोबारा से यूनियनिस्ट लॉबी खड़ी ना हो जाए, दोबारा से ये यूनियनिस्ट पैदा ना हो जाए, दोबारा से सर छोटू राम, खिजर हयात खान टिवाना, फजल हुसैन, सर सिकंदर हयात खान, इनकी आइडियोलॉजी दोबारा से ना खड़ी हो जाए। तो ये रिफ्लेक्ट करती रहती है आइडियोलॉजी। माने एक ने लिखा था, मार्क्स का भूत जो है वो दुनिया को परेशान रखेगा। तो यूनियनिस्टों का जो भूत है ना, वो दुनिया को परेशान, मतलब कि इनको, गुजराती लॉबी को और इनको हमेशा ही परेशान करता रहता है। इस वजह से इनको डर है, क्योंकि इन्होंने हमारा राज देखा है यूनियनिस्टों का, कि जिसमें हमने इनको खुदे लाइन लगा दिया था। खुदे लाइन इसलिए क्योंकि ये लोग शोषण करते थे लोगों का, गरीबों का। आप देख ही रहे हो आज मुल्क के जो हालात हो गए हैं। तो जिस वजह से सर छोटू राम जी इसलिए कंटेम्प्रेरी हैं, क्योंकि आज भी अगर पंजाब में लॉबी खड़ी करनी है इंटरनेशनल, तो वो सर छोटू राम की विचारधारा पर ही खड़ी होगी।
और वही लॉबी जो है इनकी लॉबी को टक्कर दे सकती है। अदरवाइज़ इस देश में आज कहीं दम बचा नहीं है, अब सब सरेंडर कर चुके हैं, जो है बड़े बड़े लीडरशिप सरेंडर कर चुकी है। इसलिए सर छोटूराम जी इसलिए कंटेम्प्रेरी हैं आज भी, इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि उनकी विचारधारा के आधार पर ही पंजाब खड़ा होगा, और जब पंजाब खड़ा होगा तभी इन पे लगाम लगाई जा सकती है गुजराती लॉबी पर। अदरवाइज़ तो गुजराती लॉबी नुकसान करती रहेगी। आप देख लो, अभी अटारी बॉर्डर को इन्होंने बंद कर दिया, अभी जो वार की सिचुएशन कायम हुई। अच्छा, जो अब अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, अब गुजरात बॉर्डर वो जो है पोर्ट, वहाँ से व्यापार चल रहा है। भाई व्यापार और वार एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया है, ये तो वार जोन है, ये व्यापार जोन है। पंजाब को तो वार जोन बना दिया कि जब भी लड़ाई होगी तो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, इंडियन पंजाब, इनको वार फ्रंट पे आपस में लड़वा देंगे। गुजरात की तरफ से क्यों नहीं ये लड़ाई लड़ते? बेकार लड़ाई गुजरात की तरफ से भी लड़ो, वहाँ सी भी है, वहाँ नेवी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, वहाँ भी आप कह रहे हो बलूचिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको भी आपको मदद मिलेगी। गुजराती पैसे में भी मजबूत हैं, वो भी आपको लड़ाई लंबी खिंचेगी तो ज़्यादा पैसा दे देंगे, देशभक्त ज़्यादा हैं। तो वो उसको तो बना दिया इन्होंने व्यापार जोन। माने अटारी बॉर्डर बंद हुआ तो वो व्यापार फिर भी होगा, तो पोर्ट के थ्रू, अडानी के पोर्ट पे और ज़्यादा माल आना शुरू हो गया ना। तो क्यों नहीं वो मतलब कि इस तरीके से कर रहे? क्यों? क्योंकि इनको पंजाब को नुकसान पहुंचाना है। इनको डर है आज भी कि कहीं सर छोटूराम दोबारा ना खड़े हो जाएं। फिनिक्स हैं ये लोग पंजाब के, कि जो राख से भी खड़े हो जाते हैं। जापान जो है वो बार बार, जापान को जो है भूकंप के झटके लगे, जापान को परमाणु बम जापान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन जापान फिर भी खड़ा हो गया। तो इस वजह से पंजाब के लोग तो जापानियों की तरह हैं। इनको तोड़ दिया 1947 में, इस लॉबी को तोड़ दिया। लॉबी को तोड़ा, पंजाब की जो है पंजाब को ही तोड़ दिया कि यूनियनिस्ट जो है उसका नुकसान हो जाए आइडियोलॉजी का। तो इस वजह से सर छोटूराम जी इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि सर छोटूराम जी की आइडियोलॉजी ही आज के दिन पूरे देश को बचा सकती है, वही लीड कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा तो आज के दिन मेरे हिसाब से, क्योंकि ताकत किस में है लड़ने की, वो आज भी जमींदारों में है, वो आज भी पंजाब में है। हमने दिल्ली में किसान मूवमेंट में दिखा दिया कि हम टूटे फूटे जैसे भी हैं, हम आज भी इस देश में सबसे अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। सर छोटूराम की आइडियोलॉजी के हिसाब से या उनके मिशन के हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? इस कैमरे में दें। मेरे नौजवान साथियों को, भाइयों को ये मैसेज है कि ये बात सही है कि माहौल जो है आज ऐसा बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन इसमें भी आप जो है अपने विचारधारा को जिंदा रखें, सर छोटूराम जी की विचारधारा पर चलें और बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि साइकोलॉजिकल वार जो है वो इस मुल्क में चल रही है। ज़मींदार किसान कौमों को डराने की कोशिश की जा रही है। आपको डरना नहीं है और एक दूसरे का साथ देना है, और निश्चित तौर पर सर छोटूराम जी की विचारधारा दोबारा से जिंदा होगी और दोबारा से हमारा देश जो है वो बहुत समृद्ध बनेगा, जिसमें कोई भी आदमी गरीब नहीं होगा, जिसमें सभी का मान सम्मान होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी।